कानून के दायरे में रहकर टैक्स बचाने के बेहतरीन तरीके आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और हमारे साथ इस बार हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल साहब। मुकेश जी नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार, आई एम फाइन लक्ष्मण जी। और मुझे पता चला है कि आप गणपति पूजा को लेकर टैक्स को जोड़ते हुए बड़ी खास तैयारी करके आए हैं, तो मुकेश जी से इस मुद्दे पर भी बातचीत करेंगे, इसलिए कहीं आप जाइएगा नहीं, क्योंकि टैक्स गुरु में आज हमको बताने वाले हैं कि गणपति पूजा में अगर आपने किया है मोटा खर्चा तो क्या ले सकते हैं टैक्स छूट। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद अगर याद आया टीडीएस तो कैसे पाएं रिफंड। एनपीएस में डालने वाले पैसे पर क्या कहता है टैक्स छूट का नियम। इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहला मुद्दा, जैसा कि हमने आपको शुरू में हिंट भी दे दिया था कि गणेश उत्सव हो या फिर दुर्गा पूजा हो, ऐसे मौके पर आप खर्च कर रहे हैं तो अच्छा खासा खर्च हो जाता है, क्योंकि श्रद्धा जितनी होती है, जितना सक्षम होता है लोग उतने खर्च कर देते हैं। तो इस खर्च पर क्या टैक्स बचाने का कोई उपाय होता है क्या? मुकेश जी से समझते हैं। मुकेश जी, क्या लग रहा है कि इस तरह से मुद्दों पे टैक्स बचाने का कोई उपाय है अगर किसी ने गणपति पे बहुत ज़्यादा श्रद्धा से ज़्यादा खर्च कर दिया हो तो? बिल्कुल लक्ष्मण जी, गणपति है वो विघ्नहर्ता के नाम से जाने जाते हैं, तो कभी टैक्स की छूट में उनके तरफ से विघ्न आएगा नहीं। हम हमारे दर्शकों को बताए ये गणपति महोत्सव जब चल रहा है तब कि इसमें आप दो प्रकार से शायद खर्च करें, ऐसी संभावना हो। यू आर डूइंग अ बिजनेस, तो या तो आपने मान लीजिए कोई अपने एरिया में एक पांडल खड़ा कर दिया, कोई एक गणपति का बड़ा महोत्सव का कार्यक्रम है, उसमें आपने अपना बैनर स्पॉन्सरशिप वगैरह लगा के वो जो कुछ पब्लिसिटी की, तो ऐसे जो स्पॉन्सरशिप के एक्सपेंसेस होते हैं उसको तो आप जानते हैं कि इवन आईपीएल की क्रिकेट मैच में भी ये सब जो खर्च होते हैं वो सबको डिडक्शन के तौर से मिलते हैं। तो गणपति महोत्सव या दुर्गा पूजा वगैरह में, नवरात्रि में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपको सेक्शन 37(1) के तहत आपकी खुद की एडवर्टीजमेंट या गुडविल या प्रमोशन के लिए ये एक्सपेंसेस के तौर से मिलते हैं। अब कई बार क्या होता है, आपने अपने प्रीमाइसेस में, बिल्कुल यही सवाल पूछना चाह रहा था कि मान लिया किसी ने अपने प्रेमाइसेस में गणपति पूजा किया है, मंदिर है पहले से बना हुआ है, मंदिर दोबारा से नहीं बनाया, वहां पे अगर किसने किया है और ये इंडिविजुअल है, तो क्या इंडिविजुअल के केस में और बिजनेसमैन है तो उसके केस में क्या अंतर है टैक्स छूट को लेकर? हाँ, अच्छा, एक तो बिजनेस तो होना चाहिए, क्योंकि बिजनेस या प्रोफेशन जो होता है उसमें से आपको ये डिडक्शन मिलते हैं। अच्छा। अब सैलरीड एक्सपेंसेस या जिसको इन्वेस्टमेंट इनकम होती है उनको तो कोई डिडक्शन लेने का ये सवाल खड़ा नहीं होता है। लेकिन ये टेम्पल के बारे में जो आपने बात बताई, या तो टेम्पल नहीं भी है, आपने गणपति के दिनों में हर रोज आरती पूजा वगैरह किया और जिसमें आपके एम्प्लॉयज और सब वो शामिल होते हैं, तो इसके लिए भी बहुत सारे डिसीशंस हैं हाई कोर्ट्स के, ट्रिब्यूनल्स के, जिसमें ये कहा गया है कि भाई अपने कर्मचारी जो है उनका जो मोरल है उसको बूस्टअप करने के लिए, उनको प्रेरित करने के लिए जब ये पूजा पाठ वगैरह होता है तो उनको सुकून मिलता है। इनफैक्ट एटलास इंडस्ट्रीज, साइकिल इंडस्ट्रीज और गुजरात हाई कोर्ट का एक, पंजाब हरियाणा का एटलास साइकिल भी और गुजरात हाई कोर्ट का एक कमर्शियल मिल्स कंपनी में दो इंपॉर्टेंट डिसीजंस में तो ये भी कहा गया कि आपने अपनी फैक्ट्री प्रीमाइसेस में टेम्पल मंदिर बनाया तो उस पर आपको डेप्रिसिएशन भी मिल सकता है। पुजारी आपने रखा है तो पुजारी का जो भी खर्च है, सैलरी, ये वो सब आपको मिल सकता है। और इसके पीछे उन्होंने ये कहा कि जब आपके एम्प्लॉयज खुश रहेंगे, उनको एक अच्छा वातावरण मिलेगा, तो वो अच्छा काम कर पाएंगे, जिसका सीधा फायदा आपको होता है। इसलिए आपको ये खर्च बिल्कुल मिलना चाहिए। लेकिन ये तो इसके लिए हम एक बड़ा नजरिया रख के वी कैन सर्टेनली टेक द एडवांटेज। लक्ष्मण जी, बिल्कुल, तो इसका आप खर्च ले सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए जैसा कि मुकेश पटेल साहब ने कहा कि ये इंडिविजुअल के केस में नहीं है, सैलरीड एम्प्लॉय के केस में नहीं है, ये जो है ख़ास तौर से आपको ये बिजनेसमैन जो हैं, बिजनेस पर्पस से जो हैं, वो बिजनेस एक्सपेंडिचर के तहत इसको दिखा करके इसका टैक्स छूट का यहाँ फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अगर आप कारोबारी हैं, बिजनेस चलाते हैं, तो आप गणपति उत्सव में हो, दुर्गा पूजा में हो, जमकर खर्च करिए और श्रद्धा के हिसाब से खर्च करिए। आपका एम्प्लॉय भी खुश होंगे, आपके भगवान भी खुश होंगे और टैक्स छूट भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला।
सबसे पहले चलते हैं जयपुर, जहां से प्रशांत शर्मा साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रशांत जी नमस्कार। नमस्कार साहब। बताएं क्या सवाल है आपके पास। सवाल ये है कि आजकल बाईबैक आ रहे हैं, तो मुझे तीराबल का बाईबैक मिला था। ठीक है। उसमें मैंने शेयर भेजे और वो एक्सेप्ट भी हो गए। अब उसके अंदर जो गेन होगा वो टैक्सेबल होगा कि फिक्स? अच्छा, नंबर 2, प्रशांत जी पहले इस सवाल का जवाब ले लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। हाँ, इस सवाल का जवाब दीजिए मुकेश जी, फिर अगला सवाल इनसे लेंगे। नंबर प्रशांत, हाँ बिल्कुल बिल्कुल प्रशांत जी, सबसे पहले तो बायबैक के बारे में जो आयकर कानून का प्रावधान है वो मैं आपको समझाऊं। जब आप शेयर बेचते हैं मार्केट में तो आपको कैपिटल गेन होता है और उस पर आपको टैक्स भरना पड़ता है। लेकिन जब आप बायबैक के रूट से आप कंपनी को शेयर्स देते हैं और मान लीजिए बायबैक में जो भी अलॉटमेंट आपका क्लियर होता है और आपको जितना पैसा मिलता है, तो सेक्शन 10 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, जिसकी सब सेक्शन है 1034 के तहत ये बायबैक का जो भी आपको अमाउंट मिलता है वो संपूर्णतः एग्जम्प्ट है। इसलिए आपके ऊपर कोई जिम्मेवारी नहीं है। आप पूछेंगे ये कैसे? क्योंकि ऐसे केस में जो कंपनी आपको पैसा देती है उसके लिए बायबैक पर टैक्स पे करने का अलग प्रावधान है। तो इसका सीधा नजरिया ये हुआ, आमतौर से बायबैक में जो मार्केट वैल्यू होती है उस टाइम प्रिवेलिंग, उससे आपको ऊंची कीमत से ऑफर मिलती है। तो ये हमेशा आपके लिए फायदेमंद होगा कि आप बायबैक में जितने हो सके शेयर्स ऑफर करिए। और मान लीजिए आपके लिए ये बहुत इट्स लाइक अ ट्रेजर कि यू डोंट वांट टू मिस इट, तो बायबैक हो जाने के बाद ये एग्जम्प्ट इनकम का पैसा आपके पास आ जाता है। आप दोबारा लोअर प्राइस से वो शेयर्स खरीद के अपना ऊंची कीमत से अपना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन करके बहुत स्ट्रेटेजिक टैक्स प्लानिंग का फायदा ले सकते हैं। प्रशांत जी, दूसरा सवाल क्या था आपका? लक्ष्मण जी, एक चीज और पूछ सकता हूँ? हाँ बताइए, पूछिए। हाँ, अगर मेरा एंटाइटलमेंट जो है मान लो 10 शेयर का है और मैं 20 बेच देता हूँ या 40 बेच देता हूँ और वो सब एक्सेप्ट हो जाते हैं, तो भी ये लागू होगा नियम? यस, बिल्कुल। मैं वही कह रहा था आपको। आमतौर से मैं हमेशा निवेशकों को ये, टैक्स पेयर्स को ये कहता हूं कि जो अगर अच्छी कीमत आपको ऑफर की जा रही है, क्योंकि 200-300 रुपए के भी कई बार आपको एक्स्ट्रा प्राइस जो प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस से ऑफर की जाती है, तो ऑफर अ लार्जर लॉट आपको प्रोरेटा में भी ज्यादा मिलता है आपके एंटाइटलमेंट से। जितना भी पैसा मिलेगा वो संपूर्णतः प्रशांत जी आपके लिए तो टैक्स एग्जम्प्ट होगा। चलिए प्रशांत जी, मैं उम्मीद करता हूं कि आपके सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। अब चलते हैं पुणे, जहां से श्रीकांत आष्टीकर जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। श्रीकांत जी नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्ते लक्ष्मण जी, नमस्ते पटेल साहब, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आपने भैया। 2 बार, हाँ जी, आपने मेरी 2 बार हल जो मुश्किलें जो थी हल की, जी जी, इस बार भी आप कर रहे हैं, इससे बिल्कुल। मुझे बहुत खुशी हो गई। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। और हर बार मुश्किल आपके हल करेंगे, हम लोग इसीलिए बैठे हुए हैं। बताएं इस बार क्या नई मुश्किल है? देखिए, मैं एक सीनियर सिटीजन हूँ जी और मेरा एक 70-80 लाख के कुछ बैंक डिपॉजिट्स थे। उस टाइम वो 10% TDS कट जाता था, बाकी का जो 20% है मैं भर देता था। अब 2 साल पहले मैंने पोस्ट ऑफिस के इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि किसान विकास पत्र, NSC ऐसा लिया, तो वो AIS में उसका इंटरेस्ट रिफ्लेक्ट नहीं होता, ना कि TDS डिडक्ट होता। वो क्या करते हैं कि AIS में आफ्टर मैच्योरिटी वो सब दिखा देते हैं। तो मैंने ये फैसला किया है कि आप जब वो इंटरेस्ट पे करेंगे तभी 5 साल के बाद मैं उसको ऐड करूंगा और टैक्स रिटर्न भरूंगा। तो ये क्या लीगल है या कुछ गलत हो रहा है मेरा? ठीक है। मुकेश जी, क्या सुझाव देंगे इनको? श्रीकांत जी बिल्कुल फिक्र मत करिए। सेक्शन 145 इनकम टैक्स एक्ट की है, वो आपको एज अ टैक्स पेयर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आपकी है, आपको ऑप्शन देता है
कि आप पसंद करें कि आपको मर्केंटाइल सिस्टम से आपको अपनी इनकम ऑफर करनी है, माना हर साल एक्रूअल के बेस पर आप उसको दिखाते जाएं और मैच्योरिटी हो तब आप कुछ उस पर उस समय पे उसी साल का खाली टैक्स भरें, या तो जैसे किसान विकास पत्र में आपको 9 साल के बाद ये जब पैसा डबल होके मिलता है तो जो इंटरेस्ट का एलिमेंट है उसको आप कैश बेसिस पर, सो मर्केंटाइल या कैश बेसिस अपनी पसंदगी से आप उसको टैक्स में ऑफर कर सकते हैं। उसमें कुछ भी इलीगल नहीं है, कोई भी चिंता का कारण नहीं है। और जैसे आपने बताया ये स्मॉल सेविंग्स में टीडीएस भी नहीं कटता है, इसलिए आपके लिए कोई दिक्कत नहीं हो। चलिए श्रीकांत जी, उम्मीद करता हूँ कि मुश्किल भी आपकी हल हो गई हो, और फिर कोई दिक्कत है तो बताइए मुझे। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद बताएंगे। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं मुकेश पटेल साहब। मुकेश जी, एक मुद्दा जो बार बार आ रहा है वो है टीडीएस को लेकर के। लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न तो फाइल कर दिया है, लेकिन कई लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद याद आया कि टीडीएस का रिफंड तो क्लेम करना भूल ही गए। तो अब कोई रास्ता बचा है क्या? बिल्कुल लक्ष्मण जी, इसमें दो चीजें होती है। कई बार जैसे आपने कहा भूल जाते हैं, कई बार भूल नहीं जाते हैं, पर आपका रिटर्न फाइल करने के बाद जो डिडक्टर है ना वो लेट डिडक्शन करता है, क्योंकि उसको ध्यान में आता है कि वो टीडीएस काटना भूल गया है, इसलिए वो काट लेता है। अब सवाल ये होता है कि अगर आपका रिवाइज रिटर्न फाइल करने का समय अभी है, जैसे इस साल असेसमेंट ईयर 23-24 है, तो उसके लिए तो आप अपना रिवाइज रिटर्न 31 दिसंबर तक फाइल कर सकते हैं। पर मान लीजिए कि आपका रिटर्न रिवाइज करने की अवधि भी पूरी हो गई, तो क्या करेंगे? तो इसके लिए आपको ख्याल रखना है कि इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शन 155 है, जो रेक्टिफिकेशन जो ऑफिसर्स को पावर देती है, उसमें एक सब सेक्शन है 14। सो 155(14) में ये कहा गया है कि अगर जो टैक्स पेयर है उसको ध्यान में आता है कि ऐसा कोई टीडीएस या इवन टीसीएस की क्रेडिट लेना वो चूक गया है कोई भी कारण से, तो वो असेसमेंट ईयर से वो आगे के 3 असेसमेंट ईयर्स के लिए वो अपना कर सकता है फाइल। तो फिर इसलिए होगा क्या कि मान लीजिए आपका तो फिर ये उस मायने में भी लागू होता है कि अगर किसी एम्प्लॉयर ने इनकम दिखा दिया किसी एक असेसमेंट ईयर में और अगले असेसमेंट ईयर में टीडीएस काट रहा है, तो क्या वहां भी ये लागू होगा? हाँ, ये एक अलग प्रोविजन है। पहले मैं वेरी क्विकली ये 155(14) का आपको बता दूं कि आप जो भी कंसर्न्ड असेसमेंट ईयर है उससे 2 साल के एंड तक, तो इफेक्टिवली फाइनेंशियल ईयर्स आपको 3 मिलेंगे। तो 20-21, 21-22 और 22-23 ये 3 के लिए आप 155(14) आज भी कर सकते हैं। अब जैसे आपने ये सेकंड क्वेश्चन पूछा लक्ष्मण जी की, मैंने इनकम मेरी लास्ट ईयर में दिखा दी थी, असेसमेंट ईयर 22-23 में, और जो टीडीएस कटा वो इस वित्तीय वर्ष में, माना इस असेसमेंट ईयर के 26 AS में दिखता है। अब इनकम टैक्स का सेक्शन 199 का रूल ये कहता है कि जिस साल में आप इनकम दिखाते हो उसी साल में आपको टीडीएस की क्रेडिट मिलती है। तो ये एक बड़ा प्रश्न रहता था, समस्या रहती थी। आपको याद होगा हमने बजट के बाद डिस्कस किया था। इसका जवाब बताइए क्योंकि समय कम है। बजट में प्रोविजन आया तो 1 अक्टूबर से इन्होंने एक स्पेशल प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया है और उसमें आप फॉर्म नंबर 71 फाइल करके इसका फायदा ले सकते हैं। तो ये 1 अक्टूबर से लेके ऐसे सब केसेस में आप इसका फायदा भी ले सकेंगे और आपको अगले साल का वो रिवाइज करते हुए आपको फायदा मिलेगा। तो अगर आपने टीडीएस क्लेम नहीं किया अब तक, तो आपके पास कई सारे रास्ते हैं, जैसा कि मुकेश पटेल साहब ने बताया, तो इसका आप अनुसरण कर सकते हैं और टीडीएस आप आसानी से पा सकते हैं। चलिए वापस से शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। चलते हैं चंडीगढ़, जहां से अमरनाथ जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमरनाथ जी नमस्कार। नमस्कार जी, बताएं क्या सवाल आपके पास? सर ऐसा है, मेरा क्वेश्चन है कि जो शेयर के ऊपर डिविडेंड मिलता है, क्या उस डिविडेंड इनकम को हम कैपिटल लॉस, शेयर कैपिटल लॉस से एडजस्ट कर सकते हैं या नहीं? ठीक है मुकेश जी। अमरनाथ जी, आप
आपके सवाल का सीधा जवाब है अनफॉर्चुनेटली नो। ख्याल में रखिएगा कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है वो केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के सामने, और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के सामने सेट ऑफ हो सकता है। लेकिन ये कैपिटल लॉस है, दोनों में से कोई भी, वो और कोई भी इनकम इंक्लूडिंग डिविडेंड इनकम के सामने सेट ऑफ नहीं हो सकता है। इसको खास ख्याल में रखिएगा। चलिए, तो ये आप ख्याल रखिएगा और बाकी दर्शक भी ऐसे हालात में इस नियम का खास ख्याल रखिएगा कि इसको आप सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। चलते हैं अब सीधे बोकारो, जहां से श्याम जी का ईमेल आया है। ये दरअसल इनके पास एनपीएस अकाउंट है जिसमें इनका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है और खुद तो कंट्रीब्यूट करते ही हैं। अब ये जानना ये चाहते हैं कि जो कंट्रीब्यूशन वो खुद करते हैं उस रकम पर क्या वो टैक्स छूट पा सकते हैं ओल्ड टैक्स रिजिम के तहत, सेक्शन 80C के अलावा पूछ रहे हैं वो। मुकेश जी, क्या सुझाव है इनके लिए? बिल्कुल, हाँ, अभी इसके दो पहलू हैं लक्ष्मण जी। एक तो जो एम्प्लॉयर अपना कंट्रीब्यूशन करता है उसको पहले तो सेक्शन 17 में उसको इनकम माना जाता है, लेकिन अगर आपकी जो बेसिक सैलरी है उसके 10% के दायरे में ये कंट्रीब्यूशन किया गया है और ये 7.5 लाख रुपए के अंदर है, तो ये जो कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर का है उसको कंप्लीटली एग्जम्प्ट या तो डिडक्टिबल माना जाता है। इवन नए रेजिम में ये 80 CCD 1 का ये स्पेशल प्रोविजन है। और जो दूसरी बात है कि 80C में वो अगर ओल्ड रेजिम में देते हैं तो 1.5 लाख, और इसके अलावा 80 CCD 1B में और 50,000, माना वो खुद अपना कंट्रीब्यूशन 2 लाख तक का करके ओल्ड रेजिम में उसका डिडक्शन का जरूर फायदा ले सकते हैं। लक्ष्मण, चलिए, तो आप इसका फायदा ले सकते हैं, खुश हो जाइए। और फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद समझेंगे कि टैक्सेबल इनकम 5 लाख आपके साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल साहब अहमदाबाद से, जो हमारे टैक्स उलझनों को दूर करने में हमारी मदद कर रहे हैं। मुकेश जी, कई सारे सवालों के जवाब हमने दिए। एक सवाल हमारे पास आया है, वो खासतौर से नवी मुंबई से है। ये प्रवीण रत्न पारखी जी का सवाल है। प्रवीण जी, नमस्कार। जी नमस्कार सर। बताएं, क्या सवाल आपके पास? सर, मेरा एक सवाल है कि मेरा सैलरी इनकम 4,90,000 है, नेट इनकम आफ्टर ऑल डिडक्शन एंड एग्जेप्शन, और उसके बाद मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी है 30,000 का। तो उसमें मुझे 50% तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन ये दोनों कुल मिला के इनकम में पकड़ दिया तो 87A का रिबेट मिलेगा क्या मुझे? आपने अच्छा कैलकुलेशन किया। मुकेश जी, क्या सुझाव है इनके लिए? अच्छा, नहीं, ये इनको ये मुझे पूछना है, ये आपका असेसमेंट ईयर 23-24 की बात कर रहे हैं जो 22-23 वित्तीय वर्ष पूरा हुआ उसके लिए, या करंट ईयर का अगले साल असेसमेंट ईयर के बारे में आपका सवाल है? ये जरा क्लैरिफाई करिएगा। लास्ट फाइनेंशियल ईयर का सर। लास्ट फाइनेंशियल ईयर का, पिछले कारोबारी साल का मामला है। तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, हाँ जी बिल्कुल, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में सेक्शन 87A के तहत जैसे आपने बताया वो 5 लाख की थ्रेशोल्ड लिमिट है इनकम के लिए। अब 4,90,000 आपकी सैलरी हुई और आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ 30,000, तो वो 5,20,000 हो जाने के कारण आपको पूरी इनकम पर जो भी टैक्स बनता है वो देना पड़ेगा, आपको ये फायदा नहीं मिले। तो यू कुड हैव पॉसिबली ये कोई सैलरी में से कोई एक्स्ट्रा डिडक्शन लेके, क्योंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में तो चैप्टर 6A का डिडक्शन नहीं है, उसमें आपको रिबेट जरूर मिलता है, पर वो आप फायदा लेके प्लानिंग कर सकते थे, बट यू हैव मिस्ड दैट अपॉर्चुनिटी। तो ये आपने ये फाइनेंशियल क्यों पूछा मुकेश जी, क्यों फाइनेंशियल ईयर से क्या कोई फर्क पड़ता है टैक्स की देनदारी पे? ये इसलिए क्योंकि बिल्कुल लक्ष्मण जी, अब अगले वित्तीय वर्ष से ये 87A में ये 5 लाख की जो रिबेट की लिमिट है उसको बढ़ा के 7 लाख की गई है नए रेजिम में। अगर आप जाते हैं तो पुराने रेजिम में रहते हैं तो ये 5 लाख रहेगा और नए रेजिम में 7 लाख। तो ये 7 लाख की जो विशेष छूट दी है ना, इसके कारण इस वित्तीय वर्ष से सबको इसका विशेष फायदा मिलेगा।
चलिए प्रवीण जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। मुकेश जी, आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद सभी सवालों का जवाब बेहद आसान भाषा में देने के लिए। अगले शो में फिर हाजिर हूँ कुछ नए सवाल के साथ, कुछ नए टिप्स आप लेकर हमारे पास आएंगे। दर्शकों से यही कहूँगा कि अगर आपके पास कोई भी सवाल हो, चाहे इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ हो या फिर GST जुड़ा हुआ हो, आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पर। जी हाँ, tax@moneycontrol.com पे। और जब आप सवाल भेजते हैं ना, तो आप अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें, ताकि इसी तरीके से गेस्ट से सीधा आपका रूबरू करा सकूं और आप सीधा सवाल जवाब कर सकें। तो सवाल भेजिएगा ज़रूर, इनकम टैक्स से हो या GST जुड़ा हुआ हो। और अगले शो में फिर हाजिर हो